पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सोल्यूबिलिटी के बारे में, रोल्स लॉ के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है हमारे पास। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon amount of solute। मीन्स सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती हैं? सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर। नेचर पे ये डिपेंड नहीं करती है। विच डिपेंड अपॉन द सोल्यूट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं या फिर हम क्या लिख सकते हैं? और मोल्स ऑफ सोल्यूट। कि सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है वो हमारे पास चार प्रकार की आती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और वो कौन कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट इज द रिलेटिव लॉन्ग इन वेपर प्रेशर, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा रोल्स लॉ में भी पढ़ा था। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लिख देते हैं RLVP, रोल्स लॉ में पढ़ा था। सेकंड हमारे पास आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड फोर्थ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास। रिलेटिव लॉन्ग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 टाइप के हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 1 by 1, या फिर कह सकते हैं ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड बाय 1 by 1। एक एक करके हम इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर पढ़ेंगे। देखिए इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, या तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है या फिर आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन, कोई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिफाइन करनी आएगी। प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपने क्या प्रूव करना है? ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड पार्ट क्या आएगा इसमें? हाउ कैन यू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम इट। कि इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन किसी भी एक इन चारों में से, साथ में ये प्रूव करना है इन चारों में से किसी भी एक को, या आ जाएगा कि इसको हमने प्रूव करना है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो पहला एक तो डेफिनेशन, दूसरा इन चारों को हमने प्रूव करना है कि ये चारों क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड पार्ट में क्या आएगा कि इन चारों से हम सोल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है? RLVP। तो RLVP से शुरू करते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? RLVP से। इट इज डिनोटेड बाय RLVP, रिलेटिव लॉन्ग इन वेपर प्रेशर से। देखिए हमने रोल्स लॉ के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट PS इज इक्वल टू, सॉरी रोल्स लॉ के लिए हमने क्या पढ़ा था? PS इज इक्वल टू PA प्लस PP। कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास B सॉल्यूट, A सॉल्वेंट है हमारे पास, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए PP B का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता था हमारे पास?
0, क्योंकि इसके वेपर्स बनते ही नहीं थे। तो हम क्या कह सकते हैं कि PS इज इक्वल टू PA। तो या तो आप PS इज इक्वल टू PA कर लो, या फिर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया तो हमने रोल्स लॉ में बताया था कि वेपर्स केवल किसके बनेंगे, सॉल्वेंट के बनेंगे। तो जो सॉल्वेंट जो प्रेशर लगा रहा है वही किसका होगा, सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो PS को हम वहां पे क्या लिख सकते थे, P नॉट A लिख सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास यहां से रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर पढ़ना है, तो हम कह सकते हैं कि एज वी नो या अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। रोल्स लॉ यही कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन या पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कि उसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में वो, और जो उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आएगा उनकी गुणा के बराबर होता है। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। यहां से we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि हमने पहले पढ़ा हुआ है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है टोटल मोल फ्रैक्शन जो किसी भी सॉल्यूशन का होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहां से XA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस XB। इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A माइनस इंटू XB, और P नॉट A इंटू XB इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, PA इधर जाके माइनस, तो हम क्या लिख सकते हैं, P नॉट A इंटू XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA, एंड हियर XB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P नॉट A माइनस PA ओवर P नॉट A। ऐसा ही कुछ हमने इसमें पढ़ा था रोल्स लॉ में, फर्क सिर्फ ये था वहां पे हमने क्या लिया था, PA की जगह PS लिया था। अब बात वही है कि PA इज इक्वल टू PS, वही लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बुक्स में हो सकता है PA की जगह PS भी मिल जाए, तो पजल नहीं होना है, कभी भी क्या आ जाएगा हमारे पास, PS की जगह PA भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास फैक्टर आ गया P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, दिस इज RLV। फर्क सिर्फ ये है, आपने PS लिखा है तो RLV रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, आपने A लिख दिया तो यहाँ PA लिख दिया, तो क्या आ गया, RLVP ऑफ A। अगर इसी तरह आप दिस इज इक्वेशन हम सेकंड, अगर सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, XA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P नॉट B माइनस PB अपॉन P नॉट B भी कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट का करना हो तो हमारे पास ये XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। Here from equation 2 we can define relative lowering in vapor pressure, कि RLVP को हम डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, किसके बराबर है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया, RLVP आ गया। अब हमने प्रूव करना है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 है, XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA या PS अपॉन P नॉट A। यहां से हमारे पास XB मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि XB इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, NB ओवर Na प्लस NB। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, क्या आ जाएगा हमारे पास, पुटिंग वैल्यू ऑफ
XB इन इक्वेशन सेकंड में अगर आप XB की वैल्यू रखते हो क्या आ जाएगा कि NB ओवर NA प्लस NB इज इक्वल टू P नोट A माइनस PA या PS ओवर P नोट A, यही आएगा हमारे पास। अब फोर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहां से भी हम कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये हमारे पास जो RLVP है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन थर्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहां से भी कह सकते हैं या फिर क्या फोर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। फोर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि आपके पास सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। डाइल्यूट मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपके पास जब सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज्यादा हैं तो जो टोटल मोल्स आएंगे उनमें अगर देखें तो सोल्यूट के मोल्स तो क्या हो जाएंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जीरो। मींस इज फोर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि NB वेरी 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 लेस देन NB या फिर NB फार लेस देन NA, बहुत ही ज्यादा कम हो, देन हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी, इक्वेशन थर्ड बिकम्स NB ओवर NA इज इक्वल टू P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से दैट RLVP is a colligative property। From equation 4 we can say that RLVP is a colligative property। RLVP क्या हमारे पास colligative property कि RLVP किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, NB की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है कि RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल या फिर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, ये सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। अब यहां से हमने सेकंड पार्ट हमने कहा था कि क्या निकालना, हमने मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो, हम जानते हैं क्या कि NB मोलर मास सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन मोलर मास मींस NB इज इक्वल टू WB ओवर MB एंड NA इज इक्वल टू क्या होता है WA ओवर MA। वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 हमारे पास क्या आ जाएगी कि NB की वैल्यू WB ओवर MB, NA की वैल्यू WA ओवर MA। क्या आ जाएगा हमारे पास कि NB की वैल्यू WB ओवर MB मल्टीप्लाई बाई MA ओवर WB। ये कहां से आया कि जब हम इनको रखेंगे NB की वैल्यू क्या हमारे पास WB ओवर MB डिवाइडेड बाई NA की वैल्यू WA ओवर MA, क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई MA ओवर WA, यही है हमारे पास। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P नोट A माइनस PA ओवर P नोट A। अब यहां से हमने MB कैलकुलेट करना है तो MB इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और RLVP इधर आके डिवाइड हो जाएगी। वी कैन कैलकुलेट MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, चलिए इस तरफ कर लेते हैं कि MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सारी चीजें तो ऐसी रहेंगी कि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मींस WB ओवर RLVP ऑफ A या RLVP ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई MA ओवर WA। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इक्वेशन 5 से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्यूट का मोलर मास। दिस इज रिलेटिव लोडिंग इन वेक्टर प्रेशर। अब देखिए होता है क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल पोर्शन में हमें प्रॉब्लम आती है। देखिए अगर हम इक्वेशन थर्ड को देखें, ये तो यहीं पे खत्म हो जाता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जब देखेंगे तो हमारे पास क्या है NB ओवर NA प्लस NB। जब सभी के मोल्स निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NB का
WB/MB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB का क्या हो जाएगा, Na का हो जाएगा WA/MA प्लस WB/MB। ये कैलकुलेशन जो हमारे पास है ये काफी लंबी चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमने क्या लिया, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम NB को क्या ले लेते हैं, वेरी वेरी लेस देन NA। तो ये कैलकुलेशन अगर ये हम यहीं पे हटा दें तो हमारे पास ये बन गया वही, तो यहाँ पे हमने किया था। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें याद रखना, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए सोल्व करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है P नोट ए। P नोट ए क्या आपके पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट के अंदर। और कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स में जब आपको क्वेश्चन दिया गया होता है तो वहां पे मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको सॉल्वेंट का नाम ही नहीं दिया गया होता है कि सॉल्वेंट है क्या हमारे पास। तो उन केसेस में हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट इज टेकन एज वाटर, कि सॉल्वेंट क्या लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा, वाटर को हम सॉल्वेंट लेंगे। अब वहां पे P नोट ए पे क्या है आपके पास, जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो नहीं दिया गया होता है। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है इन प्योर स्टेट दैट इज 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg होता है वाटर का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इज दैट क्लियर? और दूसरा क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट का वो भी नहीं दिया गया होता है, वो भी आपने कैलकुलेट करना है कहां से, रोल्स लॉ से। PA इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, P नोट A इनटू XA। अब यहां पे आपका ये 760, यहां पे XA क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया होगा, नहीं दिया गया है तो पर लीटर की जब बात चल रही है अगर वाटर है तो वहां से हम कैलकुलेट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां से या तो आपको सॉल्वेंट का नहीं दिया गया होगा या फिर आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑलरेडी दे रखा होगा, तो वहां पे आप क्या करोगे, PA की जगह PS कर सकते हो। PS भी क्या आएगा, वही सॉल्वेंट से आएगा। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे कर लेगा, कर लोगे। ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर RLP। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए अपनी नोटबुक में। फिर नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर करने से पहले हम थोड़ा सा हटके करते हैं। एक प्रोसेस आता है डिफ्यूजन, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, कहीं ना कहीं आया है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन को हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। हमने कोई भी दो सब्सटेंस लिए हैं, उनको जब हम स्पॉन्टेनियसली मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। देखिए वैसे डिफ्यूजन आपके पास क्या है, डिफ्यूजन का मतलब होता है एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपके क्या हो, पार्टिकल्स या सब्सटेंस, पार्टिकल्स कह लीजिए या सब्सटेंसेस कह लीजिए, फ्लो फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू सॉरी हाई रीजन लोअर रीजन। कि आपके पास क्या होते हैं, सब्सटेंस किधर से किधर जाएंगे, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स मींस यहां पे किस चीज की बात हो रही है, प्योर स्टेट की बात हो रही है। जब हम प्योर लेते हैं, प्योर सब्सटेंस आप चाहे सॉलिड लो, लिक्विड लो, चाहे गैस लो, वो प्योर पार्टिकल्स जो है, सब्सटेंसेस जो है वो हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जब चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर ही है, वाटर हमेशा किधर से किधर जाता है, जो फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है वो किधर से किधर करता है, हाई से लो की तरफ, मतलब ऊंचाई से और नीचाई की तरफ। ये ऊंचे से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, जिधर ढलान होती है उधर चलता है। तो हाई रीजन से लोअर रीजन की तरफ चलते हैं। तो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन। बात आती है इस डिफ्यूजन के साथ साथ एक प्रोसेस और आता है, ओस्मोसिस। ये ओस्मोसिस, यहीं से ओस्मोटिक प्रेशर आएगा। ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब यहां पे मैंने वर्ड लिया सॉल्वेंट पार्टिकल्स, केवल क्या करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन। थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना क्या है हमारे पास, ओस्मोसिस है। वहां पे हमने लिखा था हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ, यहां हमने लिखा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अब कंसंट्रेशन टॉपिक हमने पढ़ा है, कंसंट्रेशन हम किसकी कैलकुलेट करते थे, सॉल्यूट की। मींस क्या हो गया कि सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर मूव करेंगे, जिधर कम सॉल्यूट है आपके वहां से, और जिस तरफ ज्यादा सॉल्यूट है उस तरफ मूव करेंगे। क्लियर है, कंसंट्रेशन मींस सॉल्यूट, सॉल्यूट आ गया, यहां पे हमने क्या लिया, प्योर सब्सटेंस नहीं लिया बल्कि सॉल्यूशन लिया। सॉल्वेंट तो हो ही गया, कंसंट्रेशन मींस सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूशन हो गया उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब जिधर आपके कम सॉल्यूट है उससे लेके और जिधर ज्यादा सॉल्यूट है उस तरफ मूव करना क्या है आपका, ओस्मोसिस प्रोसेस होता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो हमने ये बीकर ले लिया, यहां पे हमने एक सेल मेम्ब्रेन ली, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास होती है कि जो सेल होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है या कोई भी जो हमारी स्किन हो गई, उनमें क्या होता है कि सेल होती है। कोई भी जो जीव है वो किन से बना है, सेल से बना है। उस सेल में क्या होता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसी प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं कि छोटे छोटे होल होते हैं, कि इस तरह होती है, जैसे मैंने इसको डॉटेड दिखाया। टिनी होल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होल्स होते हैं इनके अंदर। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ओनली अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है
इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसका गुण होता है जो केवल क्या करती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को या तो सेल से बाहर जाने देती है या फिर अंदर आने देती है। बाहर से अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल या सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर से बाहर जाते हैं। कोई सा भी काम हो, चाहे अंदर से बाहर आ रहे हैं चाहे बाहर से अंदर जा रहे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं। केवल किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करती है। कहां से, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूव करती है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोल देते हैं सेमी परमिएबिलिटी। तो हमने क्या बताया था अभी कि एक बीकर लिया हमने, ऑस्मोसिस को पढ़ रहे हैं, एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने ये मेम्ब्रेन लगा दी। अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करेगी। कहां से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। कैसे, देखिए कि मान लीजिए ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये बीकर हो गया, इसके अंदर हम दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहां पे ये कोई भी दो सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, ये ए टाइप का सॉल्यूशन मान लीजिए, ये हमारे पास बी टाइप का सॉल्यूशन हो जाता है, ए एंड बी टाइप के सॉल्यूशन है। अब इन सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या हुआ है कि मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 2 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 3 मोलर। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 2 मोलर ले लिया, एक सॉल्यूशन हमने 3 मोलर ले लिया। 2 मोलर मींस मोलरिटी 2, इसकी मोलरिटी 3, मींस इसमें 2 मोल सोल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इसमें 3 मोल सोल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर या 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर। तो हमारे पास बात आती है कि देखिए अब कंसंट्रेशन किसकी कम है, कंसंट्रेशन कम मींस किसमें सोल्यूट कम है, सोल्यूट यहाँ पे कम है। तो जो आपके सोल्वेंट पार्टिकल जाएंगे, वाटर पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स को किधर जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन ज्यादा किधर है, इधर है। अब देखिए जब हमने डिफ्यूजन की बात की थी, डिफ्यूजन क्या था, पार्टिकल और सब्सटेंस, मतलब प्योर स्टेट वाले प्योर पार्टिकल्स होते हैं, वो कहा जाते हैं हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ। वो चीज भी यहाँ पे लागू हो रही है। कैसे कि हमारे पास देखिए कम कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन मींस सॉल्यूट पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल कम है, मींस ज्यादा क्या है, सॉल्वेंट। इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम दोनों की सेम है, तो यहाँ पे कितने 3 मोल है हमारे पास सॉल्यूट, मींस इसके कंपैरिजन में यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल, वही वाटर सब्सटेंसेस या वाटर पार्टिकल आपके पास जो प्योर है किधर जा रहे हैं, इधर क्या था आपके पास मोल कम है तो वाटर ज्यादा है, इधर मोल ज्यादा है तो वाटर कम है, तो किधर जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ। तो वाटर तो वही हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जा रहा है, लेकिन जब हम ऑस्मोसिस के अंदर बात कर रहे हैं तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। चीजें दोनों वही है, फर्क सिर्फ थोड़ा सा आ जाता है कि डिफ्यूजन प्योर सब्सटेंसेस के लिए, ऑस्मोसिस कब आता है, जब आपके पास सॉल्यूशन होता है। तो वहीं पे बस लैंग्वेज चेंज हो रही है, इधर क्लियर। तो यहाँ पे क्या होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ही आपके मूव कर रहे हैं, समझ गए। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लूं कि ये तो हमने लिया है प्योर, ये मान लीजिए ये हमारे पास है प्योर H2O, केवल क्या है, प्योर H2O है। इधर हमारे पास ये कोई भी सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे पास सॉल्यूशन, कितनी भी इसकी मोलरिटी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये हमारे पास प्योर वाटर, इधर हमारे पास सॉल्यूशन। अब यहां से वाटर जो हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल है, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, वो सॉल्वेंट पार्टिकल को A से B की तरफ मूव कराएगी या B से A की तरफ मूव कराएगी, क्योंकि ये तो केवल क्या करता, अलाउज द सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल को मेम्ब्रेन जो है वो केवल अलाउ करती है या तो अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, मींस कह सकते हैं कहीं भी जाए, मूवमेंट होता है केवल सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट पार्टिकल का। तो हमने प्योर वाटर लिया, सॉल्यूशन लिया। यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास जो पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट पार्टिकल को किधर मूव करेंगे, देखिए प्योर वाटर मींस यहां पे सॉल्यूट, नहीं है प्योर वाटर, सॉल्यूट है ही नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, केवल क्या प्योर वाटर है। यहां पे आपके पास सॉल्यूशन में मींस सॉल्यूट भी है,
कंसंट्रेशन इधर सोल्यूट की 0, मतलब सोल्यूट है ही नहीं, इधर सोल्यूट है। सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करेंगे, लोअर से हायर की तरफ, सॉल्वेंट पार्टिकल वही इधर मूव कर रहे हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरा, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह कि हमारे पास क्या आ जाए कि अब हमने क्या किया, वही बीकर लिया है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन ले लेते हैं। ये मेम्ब्रेन हो जाती है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या किया, ये तो लिया हमने 1 लीटर सॉल्यूशन, इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर सॉल्यूशन। ये हमारे पास मान लीजिए हमने लिया 1/2 लीटर सॉल्यूशन। ये हो गया हमारे पास। यहां पे हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए ये हमारे पास 2 मोलर, इसकी 3 मोलर, यही हो गया हमारे पास। अब यहां पे हमारे पास ये ए टाइप का सॉल्यूशन, ये हमारे पास बी टाइप का सॉल्यूशन। अब यहां से बताइए जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो किधर से किधर मूव करेंगे, अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, कहां बताएंगे हम किधर से, ए से बी की तरफ जाएंगे या बी से ए की तरफ आएंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल देखिए, इधर कितने सोल्यूट पार्टिकल देख रहे हैं, सोल्यूट इधर कितने 2 मोल्स है, इधर 3 मोल्स है, कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाएंगे। अब दूसरा हम चलिए इसको उल्टा कर देते हैं कि यहां पे हमने 2 मोलर, यहां पे हमने 3 मोलर लिया। अब सॉल्वेंट पार्टिकल किधर जाएंगे, ये मत सोचना कि इधर 1 लीटर है, इधर 1/2 लीटर है, तो 1 लीटर के अंदर 4 हो जाएंगे, इसके 1 लीटर के अंदर 3 है। अब इधर से इधर जाएगा नहीं, हमने वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देना है, हमने किस पे ध्यान देना है, कंसंट्रेशन पे। केवल कंसंट्रेशन देखना, हमने वॉल्यूम नहीं देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, इधर है लोअर कंसंट्रेशन हमारे पास 2 है, इधर 3 है। सॉल्वेंट पार्टिकल किधर जाएंगे, जिधर कम सोल्यूट है उससे लेके और जिधर ज्यादा सोल्यूट है, या कह सकते हैं जिधर आपके पास ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल है उधर से कम सॉल्वेंट के पार्टिकल की तरफ। तो अब सॉल्यूट पार्टिकल इस तरफ मूव करेंगे। दिस इज द ऑस्मोसिस प्रेशर, द प्रोसेस, सॉरी दिस इज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये क्या हमारे पास ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, किसी न किसी प्रेशर से मूव करेंगे वो। अब जो जिस प्रेशर से वो मूव करते हैं दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर हम कह सकते हैं यहां पे प्रेशर से तो जाएंगे कंफर्म, वो प्रेशर ही क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लिखना चाहें तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या हो जाता है कि प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, कि इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को, जो हमारे पास ऑस्मोसिस प्रोसेस था, सॉल्वेंट पार्टिकल किधर जा रहे थे, लोअर से हायर की तरफ, जिधर कम थे कंसंट्रेशन कम थी उधर से, और जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ जा रहे हैं। उस प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है लगाएंगे हम कि ऑस्मोसिस ना हो, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव ना करें, वही क्या हो जाएगा हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। एक हमारे पास अपना आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम वही आरओ जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जो हम आरओ का जो वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं आरओ का, वही आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, वो इस ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा कि आपके पास क्या हो जाएंगे, अब सॉल्वेंट पार्टिकल किधर जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएंगे। मींस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हमने प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोसिस रुक गया। अब थोड़ा और एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं कि आपके पास क्या हो जाए, सॉल्वेंट पार्टिकल किधर जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करने लगे, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब जिधर सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा वहां से आपके सॉल्वेंट पार्टिकल निकल के किधर आएंगे, जिधर सोल्यूट पार्टिकल कम है। इसीलिए तो हमारे पास वाटर जो है वो प्योर वाटर आता है, आरओ का पानी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपके जो सोल्यूट पार्टिकल थे, जो हार्मफुल, जो उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस थे वाटर के अंदर, वो सॉल्यूशन जब था तो वहां पे क्या थे, सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा थे, वहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, ज्यादा प्रेशर लगेगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होंगे, जिधर सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है वहां से निकल के और कम की तरफ आएंगे, मतलब प्योर वाटर आएगा आपके पास।
दैट इज आरओ। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो यहाँ पे ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की एंड प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर से आप प्रूव कैसे करोगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम इट। ये इससे आप मोलर मास सॉल्यूट का कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इट इज डिनोटेड बाय पाई। किससे डिनोट किया जाता है इसको? पाई से डिनोट किया जाता है। और यहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ये पाया गया दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज directly proportional to concentration and temperature। दैट इज मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या आएगा हमारे पास? C। इक्वेशन फर्स्ट एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1 and 2 we can say that 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ct। एंड जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? कोई भी कांस्टेंट। पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कोई भी कांस्टेंट लगाएंगे RCT। दिस इज इक्वेशन थर्ड। यहां से हमारे पास वी नो दैट, आगे जो चलते हैं तो हमारे पास क्या है? वी नो दैट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन हमने पढ़ा क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट NB इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम V NB बाई V। अगर मैं C की जगह NB बाई V रख दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगा हमारे पास? पाई इज इक्वल टू C की जगह क्या आ जाएगा? NB बाई V RT। दिस इज इक्वेशन 4। अब थोड़ा सा मैं हटके बताता हूं कि V इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू NB RT। कहीं ना कहीं ये चीज हमने पढ़ी है, कुछ ना कुछ पढ़ा है। सब क्या पढ़ा है हमने? PV इज इक्वल टू nRT पढ़ा है। क्या है ये? आइडियल गैस इक्वेशन। 11वीं कक्षा में पढ़ा था हमने, 11वीं क्लास में पढ़ा था। PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे P क्या? प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल्स ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट, T आपके पास टेम्परेचर है। यहाँ भी आपके पास क्या है? पाई प्रेशर। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे गैसेस की फॉर्म में था, यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर है। V वॉल्यूम है, NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पे क्या था? मोल्स ऑफ गैस थे। R बिल्कुल सेम है जैसे गैस कांस्टेंट कोई आपके पास, ठीक है। T आपके पास टेम्परेचर, ये भी आपके पास टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन जैसा ही है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? ये हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू NB RT। आइडियल गैस इक्वेशन आ गया आपके पास। तो अब बात करते हैं हम पाई इज इक्वल टू NB अपॉन V RT। इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से दैट, इस इक्वेशन 4 से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो पाई है, ये जो पाई है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB। किस पे डिपेंड कर रहा है? NB की वैल्यू पे। कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमने अगर कांस्टेंट किया है तो हमारे पास क्या होगा? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है। तो किस पे डिपेंड कर रही है पाई की वैल्यू? मोल्स पे। क्या आ जाएगा हमारे पास? फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इक्वेशन 4 तो हमारे पास है, पाई इज इक्वल टू एनबी बाई वी, आरटी एनबी इज इक्वल टू क्या होता है, एनबी का फॉर्मूला वी नो दैट एनबी इज इक्वल टू, पीछे भी हमने किया है, डब्ल्यूबी ओवर एमबी, गिवन मास बाई मोलर मास या वेट बाई मोलर मास। हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इक्वेशन 4 बिकम्स इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी हमारे पास, वैल्यू रख दीजिए एनबी की, क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू एनबी की वैल्यू डब्ल्यूबी ओवर एमबी इनटू आरटी बाई वी, यही आएगा। यहां से हमारे पास मोलर मास निकालना है, एमबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहां से भी एमबी इज इक्वल टू क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई, पाई इधर आके डिवाइड, डब्ल्यूबी ओवर पाई इनटू आरटी बाई वी, दिस इज इक्वेशन 5। आपसे मोलर मास भी निकलवा सकता है, पाई की वैल्यू निकलवा सकता है, किसी की आपसे कोई भी बाकी चीजें दे रखी होंगी, एक चीज आपसे निकलवाते देखेगा। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में इसमें केवल आपने वैल्यू पुट करनी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो आरएलयूटी में आती है कि हम कहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, लोअरिंग प्रेशर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वर्कर प्रेशर कैसे निकालेंगे, या पी नोट ए कैसे कैलकुलेट होगा, या हमारे पास पीए कैसे आएगा, पीएस कैसे आएगा, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो भी क्वेश्चंस को आपने समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपने सीधी वैल्यू पुट करनी है, आपके पास इजीली न्यूमेरिकल्स निकल के आ जाएंगे। तो ये हमारे पास mv इज इक्वल टू wb बाई 5 rt बाई v, दिस इज इक्वेशन 5। कह सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 5 we can calculate molar mass of solute। हम सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और ज्यादा अगर इसको एक्सपेंड करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, हियर हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में लास्ट में आप लिख सकते हो जो भी चीजें हमने यूज करी उनके सिंबल। कि हमारे पास यहाँ पे पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर Wb, मास ऑफ सोल्यूट Mb, मोलर मास ऑफ सोल्यूट R, गैस कांस्टेंट T, टेंपरेचर V, वॉल्यूम है आपके पास Nb, मोल्स ऑफ सोल्यूट है आपके पास। इसी तरह यहाँ पे आपके पास और क्या बच गया, C कंसंट्रेशन है। तो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें छोटी छोटी चीजें रह गई आपकी ऑस्मोसिस के ऊपर। ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस के ऊपर कि आपके पास छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं कि एक्सोस्मोसिस क्या होगा, एंडोस्मोसिस क्या होगा, ये चीजें। तो देखिए एक्सोस्मोसिस क्या होगा और एंडोस्मोसिस क्या होगा। एक्सोस्मोसिस, एक्सो मींस बाहर, एंडो मींस अंदर। जब सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जब अंदर की तरफ आए, सॉल्वेंट पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फ्लो करे तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस। जब आपके पास सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो, सेल से बाहर की तरफ निकले, बाहर की तरफ जाए तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। इसी तरह एक आता है आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास आएगा वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दो आपके पास सॉल्यूशन हो गए, अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सेम है, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ये जब सॉल्यूशन हम लेते हैं और इसके अंदर जब हम आरबीसी डालते हैं, रेड ब्लड सेल, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कुछ नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आरबीसी और 0.9% NaCl दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है, सेम होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल डू नॉट फ्लो नहीं होंगे किधर भी, ना NaCl में देखें तो वाटर के पार्टिकल ना NaCl से आरबीसी की तरफ आएंगे, ना आरबीसी में से वाटर पार्टिकल 0.9% NaCl सॉल्यूशन में आएंगे, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? हो जाएगा। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कर लोगे?
थैंक यू बेटा।